NGO working for the empowerment of persons with disabilities. A group of persons with disability have taken this yatra from Delhi to Rameshwaram to create awareness on the rights of persons with disabilities and the various issues concerning persons. ओवरऑल कंप्लीट रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस करते हैं, इसमें लाइफ के हर एस्पेक्ट को हम लोग चेक करते हैं, लाइक लाइवलीहुड हो गया, उनका रिहैबिलिटेशन हो गया, उनका स्किल डेवलपमेंट हो गया, और उनका इस सोशल एंगेजमेंट थ्रू राइट्स, थ्रू इवेंट्स, और इन सब के थ्रू हम उनका सोशल एंगेजमेंट मेन स्ट्रीम में उनका डेस्टिनेशन है, मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का। तो यहाँ पर अगर पर्सन में डिसेबिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर आपका असेसिबल नहीं होगा तो हम लोग पर्सन में डिसेबिलिटी वाले लोग इस इन्वायरमेंट का या इस डेस्टिनेशन का सही तरह से वो नहीं कर सकते, मतलब यूज़ नहीं कर सकते, आ नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो क्योंकि गोवा काफ़ी अनअसेसिबल था आज से कुछ साल पहले भी, और शायद करना कोई ईजी काम नहीं होता, तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पर आती है। पर जो नए होटल्स बन रहे हैं, नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, वहाँ पर भी असेसिबिलिटी अभी पूरी तरह से नहीं है। पर जो स्टेट कमीशन है गोवा का, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम करते हैं, उनकी जो पिछले साल एक पहल नई शुरू हुई पर्पल फेस्टिवल की, उससे कुछ इन्वायरमेंट, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है कुछ जगहों पर, जिसकी वजह से मतलब हम जैसे लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले यहाँ कुछ आने का सोच भी पा रहे हैं। नहीं तो उससे पहले मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैं शायद सेकंड टाइम मेरा आना हुआ है, और फर्स्ट टाइम मैं काफ़ी डिसअपॉइंट होकर के गया था, और सेकंड टाइम अभी आया हूँ तो कुछ मेरे को थोड़ा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है। और हमारी राइट की जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं, इस राइट के थ्रू हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं असेसिबिलिटी को लेकर के करने वाले, हम उन सबको एड्रेस करेंगे या टारगेट कर रहे हैं, ताकि वो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो सकें। उन स्टेक होल्डर्स में से होटल सबसे पहला बॉडी एंड लॉजिंग के लिए, दूसरा जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम ट्रेवल करते हैं उसमें मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए मॉडिफिकेशन या रेक्टिफाइड मॉडिफाइड स्कूटी बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक कोई भी मैन्युफैक्चरर इस मॉडिफाइड स्कूटी को खुद नहीं बनाता है। इन हाउस प्रोडक्शन किसी की नहीं है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में उनकी किसी की नहीं है, प्रोडक्शन लाइन में कहीं वो नहीं आता। तो उससे सेफ्टी कंसर्न, इनके अप्रूवल, इनके ड्राइविंग लाइसेंस सब बनने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लोकल फैब्रिकेटर से लोकल जो मॉडिफिकेशंस कराते हैं वो ना तो सिक्योरिटी वाइज बेटर है, ना उसकी ड्यूरेबिलिटी है, और ना ही उसकी किसी तरह का कोई भी रिलायबिलिटी है। वो कहीं भी खराब हो सकते हैं, कैसे भी है, बस जस्ट 2 व्हील लगा दिए और मॉडिफाइड हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से शायद गवर्नमेंट इनको लाइसेंस या अप्रूवल नहीं देती तो बनने के लिए। पर 50 लाख राइडर्स की कम्युनिटी है जो डिसेबल कम्युनिटी है, 50 लाख राइडर्स की डिसेबल कम्युनिटी है, जिसको कि कोई भी मैन्युफैक्चरर एड्रेस नहीं करता है। तो इस राइट के थ्रू उनकी जो भी यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे TVS की कर रहे हैं, होंडा की कर रहे हैं, हम उनको ये मैसेज देना, जब इतने मास प्रोडक्शन होती है तो कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। जो कॉस्ट हम अभी पे कर रहे हैं उससे तो काफ़ी कम कॉस्ट पे मैन्युफैक्चरर उसको अवेलेबल करा सकता है। तो इसको भी हमने इन्वॉल्व किया है अपनी राइट के अंदर, इसको भी एज ए स्टेक होल्डर बनाया है। आयोटा के थ्रू, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, इसके थ्रू हम होटल बिजनेस के ऊपर भी प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को असेसिबल करें, क्योंकि इनसे उनको बहुत बड़ा बिजनेस मिलता है। और हम लोग भी अगर यहाँ ट्रेवल करते हैं तो हम कोई फ्री में या इस तरह से हम चैरिटी में स्टे नहीं करते हैं, हम सब लोग हमारी कोशिश, हम पे करते हैं, हम पे करते हैं हर चीज़ के लिए, पर हर एक की पेइंग कैपेसिटी होती है। कोई भी बजटेड होटल असेसिबल नहीं है, कोई भी रेजिडेंस विला जो रेजिडेंसी कर रहे हैं वो विला नहीं है जो कि लो कॉस्ट है, लो बजटेड है। तो लो बजटेड टूरिज्म है ही नहीं असेसिबल। सबसे बड़ी बात यह है कि लो बजटेड टूरिज्म कुछ भी असेसिबल नहीं है ऑल ओवर इंडिया। तो इसीलिए हम जितने भी टूरिस्ट हब है इंडिया में, जो हब गिने जाते हैं, जहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन और टूरिस्ट फॉरेन टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं, हम उन्हीं को टारगेट कर
इसमें सबसे पहले हमने राजस्थान को टारगेट किया, रणथंभौर जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसके बाद में हमने गोवा को टारगेट किया है, क्योंकि गोवा सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का। किसी भी फॉरेनर की लिस्ट में सबसे पहला नाम गोवा होता है, और ऐसे ही इंडियन की फर्स्ट लिस्ट में भी पहला नाम गोवा होता है, किसी भी इंडियन टूरिस्ट के नाम से। तो हमारी लिस्ट में भी गोवा है। और इसी तरह से अब हम जहाँ जा रहे हैं, केरला जाएंगे, तो केरला भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसी तरह जब हम मध्य प्रदेश में जाएंगे तो ग्वालियर भी एक बहुत बड़ा हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो हमने दिल्ली से स्टार्ट किया जाती है, हम उन सबको एड्रेस इस अपनी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हम हर स्टेट गवर्नमेंट के जो भी PWD डिपार्टमेंट हैं उन सबको अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और वैसे मैं आपको अपनी टीम के साथ इंट्रोड्यूस करा दूँ। ये हैं सौम्या, ये है राजकुमार, ये पवन कश्यप, तेजपाल यादव जी, डॉक्टर आमिर सिद्दीकी, सूरज, और ये इनकी वाइफ है सौम्या। इनके साथ राइड करती हैं, जहाँ भी ये राइड करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। ये डॉक्टर आमिर है, लेग का पोलियो है, ये इनका भी लेग का पोलियो है। और ये क्रिकेट टीम के इवेंट्स, क्रिकेटिंग इवेंट्स दिल्ली में ऑर्गेनाइज करते हैं, और डिसेबल क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। ये पवन कश्यप हैं, ये बैंक में है, कलेक्शन डिपार्टमेंट में, ये अपनी शॉप चलाते हैं। तो सब जगह से अलग अलग हैं। ये केरला से हैं, ये दिल्ली से हैं, मैं दिल्ली से हूँ, ये भी दिल्ली से हैं, ये चंडीगढ़ से आए हैं, वो बिहार से आए हैं। तो ये सब लोगों की हमने कोशिश करी है, और हर लेवल के लोगों को हमने हर उसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है। जो लो बजटेड, हाई बजट, मिड सेगमेंट, इन सबको हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा राइड का सबसे मेन फोकस एरिया है। और इसी के थ्रू हम एक गवर्नमेंट पर भी कोशिश करेंगे कि अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं नेशनल हाईवे पर, किस तरह की सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ड्राइवर्स को राइड करने के लिए, किस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, कई चीज़ों की, कई हाईवेज के ऊपर टॉयलेट्स नहीं हैं, एक्सेसिबल टॉयलेट्स नहीं। तो ये सब हम इसमें रियल टाइम में सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, और लोकल बॉडीज़ को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और स्टेट कमीशंस को भी। बाकी अभी हमारी राइड अपने हाथ में आ रही है। मैं कल सुबह मैंगलोर के लिए जाएंगे, तो 24 को हम लोग धनुषकोटी पहुँचेंगे। वो हमारा टर्मिनेशन है, वहाँ से हम फिर वापस रैली को देखने जाएंगे। बाद में पुडुचेरी, देन हैदराबाद, देन नागपुर, देन ग्वालियर, एंड देन दिल्ली। ये 6000 किलोमीटर की राइड है, जो अभी तक किसी ने नहीं करी है, मॉडिफाइड स्कूटी के ऊपर। ये फर्स्ट टाइम है जो इतनी बड़ी राइड हो रही है। और ये लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में भी, लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में भी हमारी ही राइड विद डॉक्टर आमिर इनके साथ में हुई है, वो ऑलरेडी वो है। तो ये हम उसको करेंगे, उस पर भी होपफुली, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये हम कर पाएंगे। और अपना जो हमारे अवेयरनेस, सेंसिटाइज करना और ये सब चीज़ें, ये हम शायद इसमें इफेक्टिवली प्रेजेंट करें। आपने कभी स्टार्ट किया था, कौन सा डेट पे? हमने 15 को स्टार्ट किया था, 15 दिसंबर को हमने स्टार्ट किया, और 3 जनवरी को हम होपफुली दिल्ली में, क्योंकि फॉग वगैरह होती है नॉर्थ इंडिया में। तो ग्वालियर के बाद हमें लग रहा है कि हमें शायद फॉग वगैरह काफ़ी मिलेगी, तो हो सकता है हमारा 1-2 दिन का डिले हो जाए उस फॉग की वजह से, क्योंकि हम उस पर ट्रैवल नहीं करेंगे। अगर फॉग ज़्यादा होगी तो हमें कहीं ना कहीं स्टे लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। फॉग बहुत ज़्यादा डेंस फॉग है। गोवा में कैसा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर? सॉरी, गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मतलब बहुत एक्सेसिबल नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट जब थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाती है तो कुछ एक जगहें हुई हैं, वो भी पर्पल फेस्टिवल की वजह से हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने 50,000 डिसेबल लोगों को इनवाइट किया था, और इसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। पर वो जब तक वो फेस्टिवल था तब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, और कुछ जगहों पे जहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पर बचा हुआ है। बाकी जो कुछ एक लोगों ने उसको रिमूव कर दिया टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। पर गोवा उतना एक्सेसिबल नहीं है जितना कि गोवा को होना चाहिए। तो पर्पल फेस्ट के बाद निकाला बोल रहे हो? हाँ, पर्पल फेस्टिवल के बाद में कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, डेफिनेटली इम्प्रूव हुई हैं, क्योंकि
उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था, लाइक बसेस, ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरह से उन्होंने करी, जिस तरह से उन्होंने बीचेस को थोड़ा बहुत एक्सेसिबल कर पाए, ऑडिटोरियम्स को कर पाए, उससे एक एक्सेसिबिलिटी तो बड़ी ही है। पर मैंडेटरी जो कि मैंडेटरी है आपकी डब्ल्यूटी एक्ट में 2016 के, कि हर होटल को, हर पब्लिक प्लेस को एक्सेसिबल होना चाहिए, वो नहीं। और वो इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी वो है जो कमी है कि इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज उस तरह से शायद नहीं इफेक्टिव हो पा रही, कि वो टेम्परेरी बेसिस पर भी नहीं कर पा रहे, तो उतना एक्सेसिबल नहीं है गोवा को एज ए टूरिस्ट हब जो कि गोवा को होना चाहिए। और मेरी ये लोकल बॉडीज और गोवा की लोकल बॉडीज जो भी ऑपरेट करती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सब से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अपना विजिलेंस बढ़ाएं, थोड़ा इसको इफेक्टिव करें, ताकि हम जैसे लोग यहाँ पर आराम से आ सकें और स्टे भी कर सकें। और ज़्यादातर लो बजटेड मिड सेगमेंट, इसको हम कोशिश टारगेट नहीं करते हैं, ये इम्प्रूव होना चाहिए। हाई एंड तो ठीक है, वो तो होता ही है, पर लो बजटेड और मिड सेगमेंट को ज़रूर इम्प्रूव करना चाहिए, यहाँ बहुत ज़रूरत है। चाहे वो रेजिडेंसी विलाज हों, चाहे लो बजटेड होटल्स हों, इन सबको बेटर होना चाहिए। दूसरे स्टेट्स में है आप जो दिल्ली से पूरे ऑल ओवर इंडिया का ये मैटर है, ऑल पैन इंडिया, ये पैन इंडिया यही प्रॉब्लम है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो केरला हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गोवा, ये सब जगह है, ये सब जगह है, हर हाईवेज पर है। पर अब जो नए एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, वहाँ पर हैं टॉयलेट्स एक्सेसिबल हैं, और रिलैक्स करने के लिए भी एक निर्माण बेटर है, कंपैरेटिवली बेटर है, पर वो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सप्रेस हाईवेज जो है बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। ठीक है, हम सब लोगों को उसमें रिबेट मिलती है, हमें एग्जम्पशंस है उसमें, पर उसमें ये राइडर्स को नहीं दिया जाता, वो एक्सप्रेस वे पर इनको नहीं आना देता, इनको सिर्फ लोकल जो हाईवेज हैं उन्हीं को ये रीच है। तो वो भी हमारा एक कंसर्न है, क्योंकि हम NHI के साथ भी शेयर कर रहे हैं कि आप इनको असेस कीजिएगा कुछ होते हैं, तो वो बाकी वो सब सिक्योरिटी वाइज और ये सब असेस करके गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, तो हम वेट कर रहे हैं सब। तो आपका मेन राय यही अभी जाए वो अवेयरनेस के लिए है क्या? व्हाट इज द पर्पस? अवेयरनेस तो है ही है, पर ये एक डॉक्यूमेंटेशन, जो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, जो कि रियल टाइम में शूट किया गया है, ये हम उसके थ्रू सारे को वो करेंगे। क्योंकि अगर मैं टेक्स्ट दे दूंगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, पर जब मैं उसको एक स्क्रीन के ऊपर शो करूंगा कि ये प्रॉब्लम है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो रियल टाइम में समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, और हम लो कॉस्ट उनको सोल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक हम नहीं चाहते कि उनको पूरा अपना सेटअप चेंज करना पड़े, कि व्हील चेयर के लिए उसको अपना टॉयलेट तोड़ देना पड़े, नहीं, हम उनको सिर्फ उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस है उसको करके भी काफ़ी कुछ एक्सेसिबल किया जाए। मेरे हिसाब से 50% की एक्सेसिबिलिटी वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगी लो कॉस्ट, जस्ट कि आप दरवाज़ा अंदर की जगह बाहर खोलने लग जाए, ये एक मॉडिफिकेशन है। बहुत सारी जगहों पर यहीं से इसी से ही चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। बाहर खुलेगा तो चेयर की मैनेवरेबिलिटी अंदर ज़्यादा हो जाएगी, अंदर आराम से चली जाएगी। ऐसे ही टाइल्स का जो ब्लाइंड्स के लिए यूज़ होती हैं, वो टाइल्स आप लगा दीजिए, तो ब्लाइंड्स उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा एक अगर कोई एड्रेस सिस्टम जो है हम बहुत ईजी यूज़ करते हैं, डेफिनेट उनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है ब्लाइंड्स के लिए। तो ये सब चीज़ें लो कॉस्ट मॉडिफिकेशन है, इसके लिए सब कुछ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसी से ही 50% इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो ये भी हमारा एक रीज़न है इस राइड को करने का। सर, कंपेयर टू अदर स्टेट, गोवा एक्सेसिबिलिटी में इम्प्रूवाइज हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, गोवा ने पिछले 1-2 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने की कोशिश करी है। पब्लिक प्लेसेस और जहाँ गवर्नमेंट का पार्टी वो है, रोल है, वहाँ पर गोवा कर रहा है। पर जो लोकल, मतलब जो मैं कहूँ कि अगर मैं होटल में देखता हूँ, नहीं है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ या प्राइवेट होटल्स या ये सब है, इनमें अभी कोई ऐसी इम्प्रूवमेंट नहीं है जो बहुत विजिबल हो या बहुत इफेक्टिव हो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मुझे नहीं देखने को मिला। क्योंकि मैं भी जब अगर मैं घूमने जाता हूँ होटल, तो मुझे कोई ऐसा होटल नहीं मिलता लो बजटेड या मिड सेगमेंट में जो कि एक्सेसिबल है। तो सदर राइड एक कब फॉर्म हुआ और क्या थॉट था ये फॉर्म करने के ऊपर, और अभी जो दूसरे स्टेट से ज्वाइन हुए, आगे भी कोई इसमें ज्वाइन होगा? नहीं,
देखिए अभी तो हमने, क्योंकि आगे हम सिर्फ जो लोकल राइडर्स हैं हमारे, वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे अपनी स्टेट्स के अंदर, जो करते रह रहे हैं। पर अभी हम इसी टीम के साथ चलेंगे, अभी हम इसमें एडिशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये राइड इतनी इजी नहीं है। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो पुराने राइडर्स हैं, क्योंकि हाईवेज के ऊपर ड्राइव करना नॉट एन ईजी है, बहुत मुश्किल है, और हम वो रिस्क नहीं ले सकते। तो अभी हमारे जो राइडर्स का है वो बस उतना ही रहेगा। नेक्स्ट में जब हमारे पास में काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं इस राइड को देखने के बाद में, बहुत से राइडर्स जुड़ना चाहते हैं, हम उन सब चीज़ें करना चाहते हैं, पर वो हम लेटर स्टेजेस पे अभी जाके इवैल्यूएट करेंगे। ये सब चीज़ें राइड खत्म करने के बाद में हम बाकी की सब वो जो चीज़ें इवैल्यूएट करेंगे वो सब बाद में करेंगे, अभी नहीं, अभी एक टीम चलेगी। तो जैसे कि आपने व्हीकल के बारे में बात किया, किसी कंपनी के साथ आपकी बात हुई है और उनका क्या रिस्पॉन्स था? देखिए वो मिस्टर आमिर सिद्दीकी बताएंगे। मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है, मैं संगीत फाउंडेशन पे 6000 किलोमीटर की ये राइड कर रहा हूँ। इससे पहले 50,000 किलोमीटर का लगभग मेरा एक्सपीरियंस है एसेसिबल इंडिया के लिए। हम लोग जो राइड है क्यों करते हैं, इसका एक वजह बता रहा हूँ। हमारी गाड़ी का आप देखेंगे साइड अटैचमेंट हमेशा AI के थ्रू अप्रूव होना चाहिए, लेकिन कोई भी लोकल बॉडी, मैक्सिमम में बात कर रहा, AI के थ्रू अप्रूव नहीं है। जिनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में प्रॉब्लम होती है, हम लोगों ने अपनी स्कूटी में जितने भी साइड अटैचमेंट लगाया हुआ वो सभी साइड अटैचमेंट AI के थ्रू अप्रूव है। उसके बाद जब हम बात करते हैं आगे जाके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो वहाँ पास बनता है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। जब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में वो प्रूव करते हैं कि आप अपनी स्कूटी को, मान लीजिए मैं पैर से प्रॉब्लम मुझे लेकिन हाथ मेरे दोनों सही है, तो क्या आपका हैंड कंट्रोल आपकी स्कूटी है, उसके ब्रेक आपके हाथ में है, उसके गियर आपके हाथ में, सब कुछ हाथ में है। मेडिकल फिटनेस से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा, देन आप उसको RTO में जमा करेंगे और आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। हम जो ये राइड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए भी कर रहे हैं कि हर एक विकलांगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर से जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट होता है, जब तक नहीं होता, RTO वाला आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना आपसे पूछेगा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, RC है, या आपका अटैचमेंट अप्रूव है कि नहीं है, क्योंकि आपने लोकल बॉडी के पास गए और उसको मिनिमम कॉस्ट 10,000 8,000 जितना भी लेते हैं उससे हमने लगवा दिया। लेकिन जिसके पास AI के थ्रू अप्रूव सर्टिफिकेट है वो थोड़ा सा महंगा लगाते हैं, तो लोकल बॉडी के पास जाकर के 2 बार लगा दिया, अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला। खुदा न खास्ता अगर उनका कहीं एक्सीडेंट होता है, उनको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। आपने बहुत अच्छा इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाया रखा है, आपने LIC से इंश्योरेंस लिखा, हर कोई वहाँ पास हाथ खड़े कर देगा कि इसके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए हम इसको क्लेम नहीं दे रहे हैं। मैक्सिमम कंपनियां क्या होती हैं, वो अपने फायदे के लिए इंश्योरेंस करती हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम लोगों का एक्सीडेंट हो, वो चाहते हैं कि कम से कम लोग मरें, क्योंकि ज़्यादा लोग मरेंगे, ज़्यादा लोग एक्सीडेंट होगा तो उन्हें कवर भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसी से बचने के लिए वो सब चीज़ कर रहे हैं। अगर आपका DL नहीं है आपके पास, तो आप ये मान लीजिए इनवैलिड तरीके से आप उस गाड़ी को चला रहे हैं। हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि आप जब भी अटैचमेंट का यूज करते हैं, वो अटैचमेंट हमेशा एक कंपनी के थ्रू होना चाहिए, कंपनी उसको ऑथराइज करे तब आप उसका यूज करिए, अदरवाइज आप हाईवे में ट्रैवल ना करें। सर क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस किए अभी तक रहे? देखिए सबसे पहले डिफिकल्टीज तो हमें एक्सप्रेस हाईवेज को असेस करना सबसे मुश्किल है हमारे लिए। अभी तक दिल्ली से एक्सप्रेस हाईवेज पर हमारे राइडर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए नहीं मिल रही कि हाई स्पीड जोन है, पर हमारा ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम होता है। 3 घंटे का फर्क किसी भी एक्सप्रेस वे को अगर हम लेते हैं तो हमारा कम हो जाता है। हमारा ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हमें उससे आना पड़ता है। उनका जो लॉजिक है वो ये है कि हाई स्पीड जोन है, यहाँ पर हम लो स्पीड व्हीकल को नहीं चलाने दे सकते, पर जो व्हीकल वॉल्यूम है वहाँ पे, जो ट्रांसपोर्ट का वॉल्यूम है वो बहुत कम है हाईवेज के ऊपर, एक्सप्रेस वेज के ऊपर। तो उससे क्या है कि हमारी सेफ्टी ज़्यादा है, और हमारी अगर एक लाइन डेडिकेटेड है लेफ्ट की लाइन, तो उस लाइन में वैसे ही कोई नहीं आता है। 3 लाइन ही यूज होती हैं, आप देखेंगे कि 3 लाइन ही यूज होती हैं, मिड राइट और लेफ्ट, बस। इसके बाद जो 4th लेन है उसको कोई यूज नहीं करता, तो उस लेन पर हमारी सेफ्टी ज़्यादा है कंपैरेटिवली अगर हम नॉर्मल पुराने हाईवेज यूज करते हैं, कि वहाँ पर व्हीकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और हर तरह का ट्रैफिक है वहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ मतलब जो कार का ट्रैफिक है या बस या उसका ट्रैफिक है, इसके अलावा कोई ऐसा ट्रैफिक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ्टी देता है रादर कि हमें नॉर्मल हाईवे से। ये आया। दूसरा, हमारे पास में टॉयलेट की फैसिलिटीज़ हमें
है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम है। और एक्सप्रेस वेज पर गवर्नमेंट के मैंडेटरी हैं कि बनाने पड़ेंगे, तो वो भी हमें असेस नहीं होते हैं। तो तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न हमें नज़र आया वो ये आया कि असेसिबल मिड में या कहीं पर भी छोटी सिटीज़ में या उनमें हमारे को कोई भी स्टे करने के लिए होटल नहीं मिलता, तो हमें अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता, ओवर स्ट्रेच करना पड़ता है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। अगर मान लीजिए मेरी नहीं हो रही है तो मैं राइड को कहीं रोक नहीं सकता हूँ, मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचना ही है। ये जो चैलेंजेस हैं ये हमें इस राइड में अभी तक तो आ रहे हैं। अभी तो राइड अभी मतलब 2100 कंप्लीट करा है उसने। अब आगे का फेस है क्योंकि अब हमारी टेरिटरी चेंज हो रही है। अभी तक प्लेन थी सारा, जो रोड थी वो बिल्कुल प्लेन आई है, पर अब हम हिली और उन एरियाज में जा रहे हैं और जिसमें कि अब वहाँ की डिफिकल्टीज हमें करने पर ही पता लगेगी। अभी तक तो ये एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ा इशू रहा, एक्सप्रेस वे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे, ये दूसरा इशू रहा। तीसरा इशू अभी हमारे पास में टॉयलेट की कोई अवेलेबिलिटीज नहीं होती है नॉर्मल हाईवेज के ऊपर, जो होते हैं वो बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है, हमने नहीं किया। ये अभी तक हमने फेस किया। नाइट को राइड नहीं होता है, सॉरी डे नाइट होता है या नहीं, हम वैसे तो हमारा राइड का जो टाइम है वो 6:30 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, पर क्योंकि इतना ट्रैफिक आ रहा होता है वो मिडवे में कहीं कुछ रुकने को नहीं मिलता, तो हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए रात को भी कई दफ़ा 8:30-9 बजे तक ट्रेवल करनी पड़ती है और वो बहुत रिस्की होती है। ये तो खैर क्योंकि अब मैंने आपको बोल दिया रिस्क है, तो ये डॉक्यूमेंट्री हम इसलिए बना रहे हैं कि क्या रिस्क है उसको, क्या रिस्क है जिसकी वजह से वो बहुत ही रिस्की हो जाती है रात को ड्राइविंग। तो ये हम रियल टाइम में शूट कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्री में हम सब कुछ रियल टाइम में शूट कर रहे हैं, जो कि हम बताने पर उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने दिखाने पर। सर किसी ऑथर ने आपसे अप्रोच किया है आपकी जो अभी ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो लिखने के लिए ऑथर ने, या किसी डॉक्यूमेंटेशन आपकी जो आप शूट कर रहे हो उसको हाईलाइट करने के लिए किसी ने आपको अब तक अप्रोच किया, ऐसा कुछ है अपडेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब कोई इस तरह के। पर आज हमारी बात हुई है ट्रैवल ब्लॉगर से, हमारी बात हुई है जो कि ट्रैवल ब्लॉगर इनसे आज हमारी बात हुई है, उनको आज हमने अपना दिया है। तो अभी उनका हमारे पास में इस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि वो इस पर क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, पर उनको शायद पसंद आया है। अब वो क्या लिखेंगे मैं उसके बारे में पूछूँगी। सर आपको फाइनल क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक में इंडिया ने बहुत से अच्छे से शोकेस किया और बहुत सारे मेडल्स भी आए, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे सर? मेडल्स देखिए ये एक जॉइंट एफर्ट है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और जो प्लेयर्स की तो कोई कमी है नहीं ना हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो हमारे पास में उस तरह का टैलेंट है, और ये अगर मिलती हैं तो आप उस टैलेंट को जब आप देखते हो तो वो पैरा ओलंपिक में वो आपको विजिबल होता है। तो ये तो एक गवर्नमेंट लेवल पर भी है, एक पर्सनल लेवल पर भी है, और बाकी इसमें मोटिवेशन एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है कि इन सब चीज़ों के लिए इंस्पिरेशन जैसे एक नॉर्मल आदमी को होती है कि हाँ मेरे को करना है। प्लेयर्स होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वो परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से पैरा ओलंपिक में भी ये तो अच्छा है, जितना गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये यूज़ कर पाते हैं तभी हम पैरा ओलंपिक में या इस जगहों पर हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी। सर आपने 6000 किलोमीटर का जो टारगेट रखा है 12 स्टेट पे, तो कैसा आपने ये किया है, मतलब स्टेट का जो जगह है थोड़ा डिफिकल्टी भी है, तो दिन में या कैसे आपने उसका ये किया है मैनेज? देखिए हमने जब ये राइड ये हमें ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। हम लोगों ने जब ये राइड को प्लान किया था, हमारे उसमें ये था कि हम कुछ पहाड़ी एरिया में भी ट्रैवल करेंगे, कुछ हमें मैदानी एरिया में मिलना चाहिए, कुछ इन्वायरमेंट ऐसा मिलना चाहिए जो रेनी भी हो, उसको लेकर के और हम हर एक स्टेट को टच करने की कोशिश करें। ये पूरा स्टेट तो कवर नहीं हो पाया अभी तक 28, क्योंकि 28 स्टेट को कवर करने के लिए लगभग हमें 60 से 70 दिन तक चाहिए, और हम इतने कैपेबल नहीं है कि लगातार स्कूटी को लेकर 60 से 70 दिन तक ट्रैवल कर सके। अभी भी देखा जाएगा तो हमारे साथ डिसेबिलिटी तो है ही, उसके साथ कोई ना कोई और भी बीमारियां लगी हुई हैं, कोई स्पाइनल कोड इंजरी है, कोई किडनी पेशेंट, जैसे जस्ट लाइक मैं खुद सर्वाइव किडनी पेशेंट को, राइट किडनी मेरी काम नहीं करती, मतलब हमें हर जगह पे दवा चाहिए। हम 20 दिन तक कभी घर से बाहर निकले, मेडिकल फैसिलिटी हमारा सिर्फ जो फैमिली डॉक्टर होता है वही दे सकता है। हर एक डॉक्टर आपकी को बीमारी को तुरंत डायग्नोस नहीं कर पाएगा, मतलब आप उस डॉक्टर से कटे हुए 20 दिन के लिए अगर हम इसको और ज़्यादा बढ़ा दें
मैं इसको अगर 40 दिन कर लूँ, 60 दिन करूँ, तो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने इसको 20 स्टेट किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन एरिया को ट्रैवल कर सके जो टूरिज्म से रिलेटेड है। जैसे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, हम बात करते हैं केरल की, हम उसमें से देखेंगे हम तिरुपति एक दिन जा रहे हैं जो कि मंदिरों में से है। सिडनी में हम अभी पिछली बार अभी लास्ट में सिडनी ट्रैवल करके आए। उज्जैन में हम लोग थे। मतलब हम हिस्टोरिकल प्लेसेस ले रहे हैं, हम उन चीज़ों को ले रहे हैं जो मतलब एक के दर्शन के रूप में है। हम उन चीज़ों को ले रहे हैं कि जो एक गोवा जैसे डेस्टिनेशन को ले रहे हैं जो बेस्ट डेस्टिनेशन में से है। हम चाहते हैं इसमें हर टाइप की चीज़ें हों जो डाइवर्सिटी को भी कम से कम हमारे साथ में ले सके और इंक्लूसिव को लेकर के आगे बढ़े। डिसेबिलिटी को भी लगना चाहिए, डिसेबल पर्सन को, कि ये चीज़ें हो रही। 20 दिन में बहुत सारे इम्पैक्ट ऐसा पड़ेगा कि कम से कम कुछ डिसेबल पर्सन इस चीज़ को लेकर के आगे आएंगे और वो खुद सोचेंगे कि हम ट्रैवल करें। कम से कम 20 दिन में आप देखेंगे 12 स्टेट हमने ट्रैवल करा। ये सभी 12 स्टेट अपने आप को एक मायने रखते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, आपका तमिलनाडु है, पांडिचेरी है और आपका ये केरल है। अभी तक कितना स्टेट कवर हुआ है? अभी तक हमने 4 स्टेट कवर कर चुके हम लोग। 4? जी हाँ। कौन से? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और ये अभी हम लोग यहाँ पास हैं। मतलब देखा जाए तो बीच में कर्नाटक हमने टच करा था, महाराष्ट्र और देन आफ्टर ये आपका गोवा में है अभी। दिन बड़ा हो, जी। कवर नहीं होता। यस, थैंक यू सर।